आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंडिगो के मनमानेपन पर अंकुश के लिए उठाए 3 सख्त कदम। डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर हटाए गए। गोकुल से वृंदावन तक का सफर हुआ 22 किलोमीटर लंबा। जलमार्ग श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। एसआईआर अभियान के दौरान 19 दिन में 20 बीएलओ की मौत, सुप्रीम कोर्ट सख्त। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा। सरकार बोली चर्चा के लिए तैयार। बिहार में कोचिंग से लौट रही छात्रा के दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की ईडी का 3 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापा। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के ट्रस्ट ने साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज की शिकायत। कहा किसी और के खाते में जा रहे मस्जिद के लिए दान किया हुआ पैसा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की याचिका स्थानांतरित करने की मांग का सीबीआई ने किया जोरदार विरोध। कहा यह केवल न्यायाधीश पर दबाव बनाने की कोशिश। पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, विद्वान बोले ये हमारी भाषा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला, 12 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने की आतंकी हमले की निंदा। पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। और रुक करते हैं अब बड़ी खबर का। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें बाबरी मस्जिद की नींव से जुड़ा जिक्र किया गया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रहा है ये विवाद, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईपीएस अधिकारी और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर आजकल पूरे देश में सुर्खियों में हैं। अधिकारी से नेता बने कबीर का सफर हमेशा से विवादित रहा, लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 22 नवंबर 2025 को कबीर ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक और बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। कबीर ने कहा कि यह मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और यह मुस्लिम समुदाय के भावनाओं का प्रतीक होगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे कुरान पाठ के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान बंगाल के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में मुसलमान आए। समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की। इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गई है, जिसके चलते प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया। एक और जहां कबीर ने एआईएमआईएम के साथ मिलकर खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता सरकार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि कबीर को इस घोषणा के बाद ही टीएमसी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। जवाब में कबीर ने कहा कि मस्जिद बनाना हमारा धार्मिक अधिकार है और इसके लिए हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि दान के रूप में अब तक लगभग 5 करोड़ की राशि जमा हो गई है। आगे कबीर ने बताया कि एक व्यापारी ने 80 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है, पर नाम गुप्त रखा जाएगा। बीजेपी नेता और संत समाज ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए कहा, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी के बिना कहे इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं? और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी, इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान हुमायूं कबीर से बुलवा रही हैं। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। कबीर की अगुवाई में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। सवाल सिर्फ मस्जिद के नींव की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सियासत और सांप्रदायिक तनाव का है। आखिर चुनाव के पहले ही यह मुद्दा क्यों तूल पकड़ रहा है? क्या यह धार्मिक अधिकार की लड़ाई है या फिर बाबरी के नाम पर वोट बैंक की खेती? कैमरा पर्सन रघु के साथ मैं प्रज्ञा तिवारी, आइजम्स न्यूज। नए साल से पहले श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात मिली है। अब गोकुल से वृंदावन तक का ये सफर सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि यमुना के जल मार्ग से भी तय किया जा सकेगा। क्या है इस परियोजना की खासियत और श्रद्धालुओं को क्या मिलेगा इसका लाभ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मथुरा में गोकुल और वृंदावन को जोड़ने वाला
22 किलोमीटर लंबा नया जलमार्ग बनकर तैयार हो गया है। करीब 18 करोड़ की लागत से बने इस मार्ग से ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहद ही सुरक्षित और मनोरम सफर का विकल्प होगा। नया साल श्रद्धालुओं के लिए एक नया सौगात ला रहा है। यदि आप भी मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल गोकुल और मथुरा को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर तक का यह सफर जलमार्ग द्वारा तय किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए काफी सुगम होने वाली है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के संयुक्त प्रयास से बनाया जा रहा है। यहाँ नौकाओं के लिए 110 मीटर की सुरक्षित नेविगेशन लाइन निर्धारित की गई है और तटों पर रोशनी तथा यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं। पूरे मार्ग पर 8 घाटों पर यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए जेटी बनाई गई है, जिसमें 6 स्टील और 2 HDPE प्लास्टिक से निर्मित है। इस जलमार्ग पर चलने वाली नावें और छोटे क्रूज लगभग 2 घंटे में 22 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। पूर्व निदेशक मयंक कुमार के अनुसार परियोजना के अवसर का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाना है, जिससे श्रद्धालु यमुना में क्रूज या नाव का यात्रा अनुभव कर सके। ब्रज के धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाली यह परियोजना आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है। गोकुल से वृंदावन तक का यह जलमार्ग अब श्रद्धालुओं के सफर को पहले से ज्यादा सुंदर और आसान बनाने जा रहा है। यह जलमार्ग न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट 2 धार्मिक स्थलों को जलमार्ग द्वारा जोड़ने को लेकर, जिससे श्रद्धालु नाव और क्रूज का आनंद ले सकेंगे। धार्मिक स्थल होने के कारण जलमार्ग की यात्रा इसे और भी खास बना देती है। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ अंतिमा सिंह, आइजॉम्स न्यूज। और अब खबर भारत इकोनॉमी से जुड़ी एक ऐसे वादे की जो सुनने में बहुत बड़ा है। 35 अरब डॉलर का निवेश, 10 लाख नौकरियों और 80 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई छोटे कारोबारियों की तकदीर बदलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर चमकने वाला सपना है। अमेरिकी ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने भारत में 2030 तक 35 बिलियन डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। दावा है पूरे 10 लाख नई नौकरियां, 80 बिलियन डॉलर तक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स और 1.5 करोड़ छोटे बिजनेस को AI और डिजिटल टूल्स से ताकत देने का टारगेट। अमेज़न का दावा है कि उसके ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के जरिए भारत से अब तक 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो चुका है और 2030 तक 80 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी कहती है कि 1.5 लाख से ज्यादा छोटे भारतीय निर्यातक टेक्सटाइल, ज्वेलरी से लेकर आयुर्वेद प्रोडक्ट तक सीधे अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में बेच रहे हैं। सरकारी और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स मानती हैं कि MSME सेक्टर से भारत की GDP में 30% का इजाफा होता है। लगभग 50% एक्सपोर्ट्स और 11 से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ट्रेडर्स और छोटे रिटेलर्स का आरोप है कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां गहरे डिस्काउंट, प्रीडेटरी प्राइसिंग और पसंदीदा सेलर्स को बढ़ावा देकर परंपरागत दुकानों और थोक बाजार पर दबाव बना रही हैं। बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाते जा रही है। इससे यह हो रहा है कि लोग हमारे शोरूम पर आते हैं, प्राइस की बात करते हैं, लेकिन वहाँ डिस्काउंट बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। लेकिन LG ब्रांड शॉप में डिस्काउंट के अलावा हम यहाँ पे जैसे स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच कार्ड दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन। और इसमें एक ऑफर और है जिसमें जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में कैशबैक दे रहे हैं। और हमारा एक सबसे बड़ा वो है जिसमें हम सेम डे आपको डिलीवरी दे रहे हैं और सेम डे इंस्टॉलेशन दे रहे हैं। तो ये बेनिफिट है ऑनलाइन से बेटर। तो अमेज़न के 35 बिलियन डॉलर के नए निवेश और 10 लाख नौकरियों के दावे जितने बड़े और आकर्षक है, उतना ही बड़ा ये सवाल भी है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा SIR। देश भर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के बीच पिछले 19 दिनों में 20 बूथ लेवल अफसरों की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस वक्त हम संसद भवन के बाहर मौजूद हैं, जहां SIR को लेकर के विपक्ष सड़क से सदन तक काफी हंगामेदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। इसके दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में 4, बंगाल में 4, राजस्थान और तमिलनाडु में 3 और केरल में भी 3 की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR के बीच बूथ लेवल अफसर BLO की मौत चिंता का कारण बनी है। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 12 बड़े राज्यों में सर्वाधिक 60.54% फॉर्म राजस्थान में डिजिटल हुए हैं। केरल में वहीं सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए, जबकि कुल 98.98% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और बिल्कुल शुद्ध बनाए रखने के लिए SIR समय समय पर जरूरी है। भले ही SIR की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि समय समय पर जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम और अन्य राज्यों में SIR कराने की मांग वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अर्जी में राज्यों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे BLO और दूसरे अधिकारियों को धमकाए जाने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग से कहा कि वैसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाएं, नहीं तो इससे अराजकता फैलेगी। कि देश भर में लगातार BLO की मौत हो रही, तो इसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल ही फालतू कार्रवाई है। अब माने बहुमत के घमंड में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। रोज एक जो है कि नया विधेयक लेकर के आ रहे हैं, नया कानून लेकर के आ रहे हैं, ये बहुमत के जोर से, जिससे देश में भगदड़ की स्थिति बनी रहे। ठीक ना, भारी ये अनावश्यक है। ये धन का प्रबंधन और SIR के प्रबंधन से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या SIR जैसा अभियान जरूरी है, और अगर है तो BLO पर इतना दबाव क्यों? क्या उनकी मौतों की जिम्मेदारी तय होगी या ये आंकड़े भी फाइलों में सिमट कर रह जाएंगे? देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों संकट से जूझ रही है। DGCA के नए और सख्त FTTL नियम लागू होते ही इंडिगो के सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों यात्री भी प्रभावित हुए हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वजह DGCA के नए FTTL नियम, जिनके लागू होते ही पूरे देश में उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया। क्या है DGCA और क्या है ये नए FTTL नियम, और आखिर ये बवाल क्यों हुआ? DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत की वह संस्थान है जो उड़ानों की सुरक्षा, पायलटों के नियम, एयरलाइंस का संचालन और हर तरह की विमानन गतिविधियों को नियंत्रित करती है। भारत में आमतौर पर 3 तरह की एयरलाइंस हैं। लो कॉस्ट कैरियर जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, फुल सर्विस एयरलाइंस एयर इंडिया, विस्तारा, कार्गो एयरलाइंस। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा लो कॉस्ट कैरियर का है और इंडिगो का लगभग 65% घरेलू उड़ानों का बाजार हिस्सा है। FTTL नियम क्या है? FTTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। यह तय करता है कि पायलट कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, उन्हें कितना आराम मिलेगा, रात में ड्यूटी कर सकते हैं और हफ्ते में पायलट को कितना रेस्ट मिलेगा। बवाल शुरू कैसे हुआ? DGCA ने FTTL के नए और सख्त नियम लागू किए। उद्देश्य था सुरक्षा बढ़ाना, लेकिन समस्या हुई कि इंडिगो की ग्रुप प्लानिंग इन नियमों के हिसाब से तैयार नहीं थी, जिससे हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई। नियमों में शामिल था नाइट लैंडिंग पहले 6 अब 2, दिन में कितनी ड्यूटी, पहले 10 से 12 घंटे अब अधिकतम 10 घंटे, पायलट को साप्ताहिक 48 घंटे की आराम सीमा देना। इंडिगो प्रभावित हुए यात्रियों को लगातार रिफंड दे रहा है, लेकिन अब भी टिकट रिफंड से जुड़ी समस्याएं अब तक खत्म नहीं हुई हैं। इसी बीच DGCA ने एयरलाइंस की सुरक्षा और ऑपरेशन नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार कर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और साथ ही इंडिगो को 58.75 करोड़ का GST पेनल्टी नोटिस भी मिला है।
हमारे देश में एविएशन मार्केट काफी बढ़ गया है और ऐसे में जिसके पास 65% हिस्सेदारी है, अगर उस कंपनी में दिक्कत आएगी तो यह संकट पूरे मार्केट को ठप कर देगा। यह क्राइसिस इंडिगो प्लानिंग की भयानक नाकामी के तौर पर देखा गया है। लगातार उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। फिलहाल हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ श्वेता सिंह, आइजम्स न्यूज। तो ये साफ है कि डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंडिगो की कमजोर प्लानिंग ने इस पूरे बदलाव को बड़े संकट में बदल दिया है, जिसके बाद यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एविएशन सेक्टर की चुनौतियों के बीच अब एक ऐसी खबर जो निवेश और एंटरटेनमेंट यानी कि दोनों मोर्चों पर देश के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के वेंचर्स ने राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की वेंचर्स कंपनी ने तेलंगाना राज्य में 10,000 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए वहां पर हो रहे क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे लोगों को भारी संख्या में रोजगार का मौका मिलेगा। आज के समय में सही निवेश वही होता है जो आपके सपने को दे सही मजबूती। सलमान खान वेंचर इन्वेस्टमेंट, जहां हर फैसला और अनुभव आपके भरोसे पर आधारित होता है। हम समझते हैं आपके बिजनेस की जरूरतें और देते हैं आपको एक सही दिशा सही समय पर, चाहे नया स्टार्टअप हो या बढ़ता हुआ बिजनेस। हमारा लक्ष्य है आपकी ग्रोथ, सुरक्षित निवेश, पारदर्शी प्रक्रिया और भविष्य की ठोस योजना। देखो, सलमान खान जो वेंचर्स है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने बोला है कि तेलंगाना में हैदराबाद में बेसिकली ये लोग कर रहे हैं। ये लोग 500 एकड़ के आसपास के इन लोगों ने जमीन वगैरह एक्वायर कर ली वहां पे, और वहां पे ये लोग एक टाउनशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं। उस टाउनशिप में बेसिकली क्या है कि बिजनेसेस होंगे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, प्लस ऑल्सो एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी का भी ये लोग अपना ऐलान कर दिया कि वहां पे बिकॉज ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को लेके। तो मुख्य उद्देश्य तो ये है कि तेलंगाना टूरिज्म बढ़े, पहली चीज। दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, वो लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। और जैसा सलमान खान को कहा जाता है मैन विद गोल्डन हार्ट, बिल्कुल वही बात है, ही इज अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट। सलमान खान की कंपनी द्वारा किया गया निवेश तेलंगाना राज्य के लिए काफी हद तक फायदेमंद है, जिससे तेलंगाना राज्य में काफी हद तक टूरिज्म, लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट के लिए काफी हद तक फायदेमंद रहेगा। कैमरा पर्सन स्मृति अवस्थी के साथ अजय सिंह राजपूत, आइजम्स न्यूज, दिल्ली। सलमान खान के वेंचर्स द्वारा ये साफ किया जा रहा है कि निवेश काफी हद तक फायदेमंद भी साबित रहने वाला है, और ये निवेश न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि तेलंगाना को फिल्म निर्माण और लग्जरी टूरिज्म का बड़ा हब बनाने जा रहा है, जो कि दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते ही आईपीएल ऑक्शन का जिक्र करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किन खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी लगाई जाएंगी, बड़ा दाव, और कौन बन सकता है सबसे महंगा खिलाड़ी, इस पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होगा कि ऑक्शन के दिन कौन सी टीम सबसे मजबूत नजर आती है। आईपीएल 2026 के सीजन में अब लगभग 3 महीने का समय बाकी है और सभी फ्रेंचाइजियां तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी हैं। नवंबर के मध्य में टीमों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी की, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। इसके बाद हाल ही में हुए मेगा ऑक्शन में भी फैंस को हैरान कर दिया, जहां कुछ खरीदारियां उम्मीद से बिल्कुल अलग रही। रिलीज लिस्ट सामने आने के बाद जहां कुछ टीमों के फैसले संतुलित और रणनीतिक नजर आए, वहीं कुछ फ्रेंचाइजियों ने अपने निर्णय से फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक खेलने वाले रविंद्र जडेजा का ट्रेड राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन के साथ किया जाना सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल जैसे बड़े नामों को रिलीज कर अपने पर्स को मजबूत किया और ऑक्शन के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। आइए जानते हैं कि इन रिटेंशन और रिलीज के फैसलों के बाद कौन सी टीमें इस सीजन में सबसे मजबूत नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस सेटल नजर आ रही है, आरसीबी सेटल काफी नजर आ रही है, गुजरात टाइटंस बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है, क्योंकि बटलर है, शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, टीम बहुत उनकी मजबूत नजर आ रही है। और तो ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट टीम है। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जो जितने ज्यादा प्लेयर को रिटेन कर रहा है वो टीम बेस्ट होती है, जो जितने ज्यादा रिलीज कर रहा है यानी कि वो पैनिक में कर रहा है।
मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा में रही चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास सबसे बड़ा पर्स मौजूद था। ऑक्शन के 2 सबसे महंगे खिलाड़ी केकेआर ने अपने नाम किए, जबकि सीएसके ने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खुलकर पैसा खर्च किया। इसके अलावा ऑक्शन के कुछ और बड़े और अहम सौदे ये रहे। अब देखने वाली बात होगी कि ये नए चेहरे मैदान पर कितना असर डाल पाते हैं और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की असली दावेदार बनकर उभरती है। कैमरा पर्सन मानस के साथ मैं अविशी अग्रवाल, आइजम्स न्यूज। और रुक करते ही एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर नई चिंता अब खड़ी कर दी है। अरावली का एक बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर जा सकता है और इस फैसले का पर्यावरण सहित आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं रिपोर्ट। सरकार और पर्यावरण जगत में अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा दी है, जिससे इस प्राचीन पर्वतमाला का 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। अरावली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक फैली है, लेकिन नई परिभाषा के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन को अरावली नहीं माना जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है यही छोटे छोटे पहाड़ी ढलान पानी को रोकते हैं, हवा को साफ रखते हैं और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। पिछले 2 दशकों में अरावली के लगभग 25% जंगल और ऊंचाइयां नष्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई है, लेकिन पुराने लाइसेंस टिकाऊ खनन योजना के साथ जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक और जहां सरकार कह रही है कि इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और विकास कार्यों में गति आएगी, वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन इसे अरावली के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ शंकर पूनिया, आइजोम्स न्यूज, नोएडा। राजधानी की बात करते हैं तो एक बार फिर कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। हाड कपा देने वाली ठंड ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नोएडा और दिल्ली इस वक्त ठंड, कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। ठंड के साथ साथ घना कोहरा और जहरीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हाँ, मौसम की स्थिति काफी गंभीर है। अगर बात करें AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दिल्ली के साथ साथ देश के काफी बड़े शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति कम है, नमी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रदूषक कण हवा में अटके हुए हैं, जिससे लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की परेशानियां सामने आ रही है। डॉक्टरों और प्रशासन का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है वो घर से बाहर ना निकले, गैर जरूरी यात्राएं ना करें, घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगले 24 से 48 घंटे स्थितियों में काबू पाना मुश्किल है। ये तस्वीरें किसी मौसम के बदलाव की नहीं, बल्कि शहर पर छाए एक अदृश्य संकट की ओर इशारा कर रही है। धुंध में ढकी सड़कें, धुआंधार आसमान और मास्क पहनकर चलते लोग, ये सब इस बात की याद दिलाते हैं कि हवा अब उतनी सुरक्षित नहीं रही। प्रदूषण का असर धीरे धीरे हमारी दिनचर्या में उतर चुका है, जहां हर सांस के साथ असहजता महसूस हो रही है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मौसम की स्थिति काफी गंभीर है। कुल मिलाकर ठंड, कोहरे और प्रदूषण ने लोगों की जीवन को काफी प्रभावित किया हुआ है। मैं अंकिता खत्री, कैमरा पर्सन अजय के साथ, आइजोम्स न्यूज, दिल्ली। और आज के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए आइजोम्स न्यूज।